नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का मैं ऑफिसर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपने राजस्थान का ज्योग्राफी शुरू कर रखा है। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, साथ साथ में गूगल प्ले स्टोर से अपना खुद का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें, ताकि आपके पास में रिकॉर्डेड क्लास, ऑल ओवर टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स में संपूर्ण नोट्स आपको उपलब्ध हो सके। साथियों, अपने राजस्थान के ज्योग्राफी के अंदर शुरू कर रखा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में आज अपना भौतिक प्रदेश रहेगा मुख्य रूप से वो है हाड़ौती का पठार। कौन सा बिंदु आज का रहेगा? हाड़ौती का पठार। आज अपन चर्चा करेंगे किसमें? हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती का पठार या राजस्थान का दक्षिणी पठार, चौथा भौतिक प्रदेश, बड़ा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश भी है, क्योंकि राजस्थान का सबसे पूर्वी भाग मुख्य रूप से है, जिसको यदि अपन देखेंगे तो आपके मानचित्र में ये जो अलग एक पठारी कलर में आपको दिखाई दे रहा है, मुख्य रूप से ये भाग जो है वो कौन सा है? ये वाला। इस भाग को किस नाम से पुकारते हैं? हाड़ौती का पठार। ठीक है, हाड़ौती पठार। मेरे दोस्तों, इसकी जो सीमा तय होती है मुख्य रूप से, तो इसकी पश्चिमी सीमा मुख्य रूप से यहां पूर्वी मैदान से लगती है। उसके बाद में इस साइड में आपको पता है मध्य प्रदेश आ जाता है। यदि भौतिक प्रदेशों की अपन बात करें कि इस भाग में मुख्य रूप से कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो यहाँ मालवा पठार आ जाता है। और मध्य प्रदेश इस भाग में यहां अपन देखेंगे तो यहाँ बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड। ठीक है, तो इन भागों से ये सीमांकित प्रदेश है। तो मुख्य रूप से अपन देखेंगे इस प्रदेश की यदि अपन चर्चा शुरू करें तो यह भाग राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर है, पूर्वी भाग है, जो कहां कहां फैला हुआ है? मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में फैला हुआ है। हालांकि अपन इन चार जिलों में ही इसको मानते हैं मेरे दोस्तों, हम इनको चार जिलों में ही मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है यदि अपन देखेंगे तो काफी दूरी तक, यदि अपन इसका विस्तार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ जो ये जो पठारी क्षेत्र में है, मुख्य रूप से ये जो पठारी क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, ऊपरमाल का पठार, यहां से लेकर के यदि हम इसका विस्तार देखें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, यह भी इसी का भाग माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी इसी का भाग मानते हैं। हालांकि यदि अपन ये देखें कि यह भाग है किसका भाग मुख्य रूप से, तो यह भाग विंध्यन कगार, विंध्यन कगार या विंध्यन श्रेणी ऑब्लिक कगार का, विंध्यन कगार का पूर्वी विस्तार है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी विस्तार। आपको पता है कि ये जो क्षेत्र मुख्य रूप से है, इस भाग में जो यहाँ पहाड़ी आपको मिलती है, यह वाली एक सतत श्रेणी आपको यहाँ एक नजर आती है, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है विंध्याचल। और विंध्याचल का जो आगे का सिरा जो मुख्य रूप से है, एक जो पहाड़ी होती है, एक श्रृंखला जो मुख्य रूप से होती है, इस प्रकार से फैली होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊंचाई कम होते चली जाती है, फिर नीची हो जाती है, फिर कालांतर में आगे जाकर के एकदम से नीची हो जाती है।
इस प्रकार से इस पहाड़ी का ढाल इस ओर यूं हो जाता है, तो ये जो आगे की जो संरचना है एकदम से ढाल वाली बन जाती है। इस तरह की जो आकृति बनती है उसको कगार कहा जाता है। क्या कहते हैं? कगार कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से विंध्य श्रेणी या कगार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। तो है किसका भाग? ये विंध्याचल का। इसका उत्तर और पूर्वी कगार मुख्य रूप से फैला हुआ है। ठीक है ना, राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से ये फैला हुआ है। ये जो हाड़ौती का भाग है, यह भाग राजस्थान के कुल भूभाग के 6.89% भाग पर फैला है। कितने भाग पर? 6.89% भाग पर फैला हुआ है। यदि इसका तुलनात्मक अध्ययन यदि अपन करें तो आपको पता है पश्चिमी रेगिस्तान 6.61% भाग पर फैला हुआ है। उसके बाद में यदि अपन अरावली की बात करें तो 9% भाग पे है। फिर मैदानी प्रदेश की बात करें तो 23.3% भाग पे है। और ये इसकी बात करेंगे तो ये भाग कितने परसेंट फैला हुआ है? 6.89% भाग पर। ठीक है ना, तो यदि अपन इस दृष्टि से देखें तो राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश अर्थात यह है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, क्योंकि कितने परसेंट भाग पे फैला हुआ है? 6.89% भूभाग पे फैला हुआ है। इस भाग में यदि अपन जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या इस भाग में कितनी निवास करती है, अपन किसकी बात करें मेरे दोस्तों? हाड़ौती पठार। किसकी बात करें हैं? हाड़ौती पठार की। ठीक है, यह बिंदु अपन देख रहे हैं मुख्य रूप से किस भाग में फैला हुआ है? तो राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। यहां यदि वह जनसंख्या की बात करें, राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या यहां निवास करती है? यहां पर राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट निवास करती है? 11% जनसंख्या निवास करती है। आप देखो जनसंख्या हम देखेंगे कि अपन पश्चिमी जो थार का रेगिस्तानी प्रदेश है, जहां पे कुल जनसंख्या जो है कितने परसेंट थी? 40%। दूसरा स्थान अरावली का था, कितनी थी? 39%। सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा स्थान पूर्वी मैदान का था, कितनी परसेंट थी? 39%। ठीक है ना, और उसके बाद में यहां कितनी है? 11%। बच्चा कौन सा? 40 और 50 90 शेष बच के अरावली, जहां जनसंख्या निवास कितनी करती है? 10%। अब जनसंख्या में यदि अपन देखें तो इसका कौन सा स्थान हो गया? 40 पहले स्थान पर, 39 दूसरे पे और 11 तीसरे स्थान पे। क्षेत्रफल में चौथा। इस प्रकार जनसंख्या में इस भौतिक प्रदेश का तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। समझ गए? जनसंख्या की दृष्टि से इस प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह प्रदेश
यह प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला है, सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है। वर्षा बहुत अच्छी होती है, इसलिए होती है कि बंगाली खाड़ी की जो मानसूनी शाखा आती है इस प्रदेश में सबसे पहले टकराती है और सबसे पहले अच्छी वर्षा इस प्रदेश में करती है। आपको पता है यहां पर औसत वर्षा कितनी होती है, यहां पर औसत वर्षा कितनी होती है आपको पता है? 80 से 120 सेमी, 80 से 120 सेमी औसत वार्षिक वर्षा यहां पर देखने को मिलती है। तो बहुत ही अच्छी वर्षा इस भाग में होती है ना। और अच्छी वर्षा होती है तो इस प्रदेश की जलवायु कैसी हो जाती है? तो यदि अपन जलवायु की बात करें, इस भाग की जलवायु, तो यहां कैसी हो जाती है? अति आर्द्र। क्यों अच्छी वर्षा होती है तो जलवायु किस प्रकार की है? अति आर्द्र। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ यहीं पे है। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला इसी भाग में है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला भी इसी भाग में है। इसका मतलब यहाँ अच्छी वर्षा होती है और किस तरह की? अति आर्द्र जलवायु यहाँ की पाई जाती है। समझ गए? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहां से यदि अपन पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है, वर्षा की मात्रा घटती है। किस ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर यदि अपन बढ़े तो इसमें वर्षा की मात्रा निरंतर घटती चली जाती है। अरावली तक आते आते औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर के आसपास में हो जाती है। ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। कौन सा? हाड़ौती का पठार। चलो जी, किसकी चर्चा आपने शुरू कर रखी है? हाड़ौती का पठार। साथियों, इस प्रदेश की यदि औसत ऊंचाई की बात करें कि धरातल से यह ऊंचा है कितना, तो कई राइटर्स जो है वो इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर मानते हैं। कितनी मानी गई है इस धरातल की औसत ऊंचाई? 500 मीटर। हालांकि कोई भी धरातल जो है समान ऊंचाई वाला नहीं होता, उबड़ खाबड़ होता है। क्योंकि ये जो पठारी क्षेत्र है, अब बात आ जाती है पठार। तो पठार कहते किसे हैं? ये जिसकी चर्चा अपन ने नहीं की, एक पठार क्या होता है? तो पठार क्या होता है? धरातल का ऊपर उठा भाग, ऊपर उठा भाग जो जो शीर्ष पर से समतल हो, शीर्ष पर से समतल हो, उसका शीर्ष समतल हो, वह ऊंचाई 300 से 600 मीटर हो। तो ऐसी शिलाकृति जो है उसको पठार के नाम से पुकारते हैं। यानी ऊपर वाला भाग थोड़ा सा समतल हो, पूर्णतः समतल नहीं कह सकते, कुछ समतल हो, और उसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर के आसपास में हो, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी गई है? 500 मीटर। यह 500 मीटर औसत ऊंचा पठारी प्रदेश है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पत्थर मिलते हैं जो महत्वपूर्ण पत्थर मिलते हैं। यहाँ ये स्लेटी पत्थर, ये भाग प्राचीन प्राचीन आग्नेय शिलाओं से बना है। प्राचीन आग्नेय शिलाओं से बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ पत्थर मिलते हैं, विशेषकर यहाँ पर बलुआ पत्थर पाया जाता है। इस भाग में बलुआ पत्थर पाया जाता है। और इस बलुआ पत्थर में जैसे कि अपन धौलपुर में देखते हैं
विशेष मिलता है। पूछ लेते हैं कई बार कि लाल बलुआ कहां मिलता है? धौलपुर में। लाल बलुआ पत्थर मुख्य रूप से कहां मिलता है? धौलपुर में। तो जैसे स्लेटी, ये कहां मिलता है? बूंदी में। यहां कुछ पट्टी या कातले निकाले जाते हैं, कातले जो छत बनाने के काम में आते हैं, जिसको अपन अपनी भाषा में यहाँ पट्टी भी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। कहां की है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक जगह है बिजोलिया, किसान आंदोलन भी यहां हुआ था। तो बिजोलिया भीलवाड़ा की पट्टी या कातले काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं मुख्य रूप से। एक आवाज चल रही है, चलो ठीक है। तो बिजोलिया भीलवाड़ा, तो यहाँ कौन सी कातली या पट्टी प्रसिद्ध है। एक यहाँ करौली के आसपास में गुलाबी पत्थर प्राप्त होता है। तो यह कहाँ मिलता है? करौली में। इस प्रकार से कुछ पत्थर मिलते हैं और बड़े महत्वपूर्ण है। इन बलुआ पत्थरों का देश विदेश में, अपने देश में नहीं विदेशों में भी यहाँ पाए जाने वाले जो पत्थर मुख्य रूप से है बलुआ पत्थर, उसका निर्यात भी होता है। तो ये किसके लिए है? यह भाग खनिजों के अंदर बलुआ पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध भाग माना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको मुख्य रूप से अपन देखेंगे, ये जो भाग है यहाँ एक भ्रिंश पाया जाता है, भ्रिंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहां देखने को मिलता है। यहां एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मिलता है। यह हाड़ौती पठार, और ये अपन देखेंगे तो अपन जो चंबल नदी जिस फॉल्ट से भाग से बहती है और मुख्य रूप से ये चित्तौड़ तक फैला हुआ एक फॉल्ट, इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है ना। महान सीमा भ्रिंश, महान सीमा भ्रिंश। भूगोल के अंदर जो भ्रिंश शब्द है इसका अर्थ होता है खाई। भूगोल में भ्रिंश का मतलब होता है खाई, यानी वो निम्न स्थान जिससे दोनों साइड के धरातल ऊपर उठे हुए हो, ठीक है ना। तो उसको एक प्रकार से फॉल्ट कहते हैं। तो यहां महान सीमा भ्रिंश पाया जाता है। यहां पर महान सीमा भ्रिंश है जो कहां से शुरू होता है? चित्तौड़ से मान लेते हैं अपन, कोटा होता हुआ चित्तौड़ से होता हुआ धौलपुर तक फैला है मेरे दोस्त, धौलपुर तक फैला, और यहीं से अपनी चंबल नदी का प्रवाह होता है। इसी फॉल्ट के सारे कौन सी नदी यहां बहती है? चंबल नदी बहती है। क्योंकि फॉल्ट एक निम्न भूमि होती है, गर्त होता है, एक प्रकार से गड्ढा होता है, दरार होती है, जिसके सहारे। अब ये फॉल्ट मुख्य रूप से किसको अलग करता है? तो महान सीमा भ्रिंश जो मुख्य रूप से है किन भागों को अलग करता है? तो अरावली, अरावली श्रेणी व विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी को महान सीमा भ्रिंश अलग करता है। महान सीमा भ्रिंश
अलग करता है, याद रखिएगा। किसके बीच है? यहां पे मैंने कहा था, यहां की जो पहाड़ी मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है, उस पहाड़ी का नाम है विंध्याचल, जहां से चंबल नदी, माही नदी, है ना, विंध्यन श्रेणी, उसके दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। और यहाँ राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में यहाँ कौन सी श्रेणी फैली हुई है? अरावली। दोनों का जो मिलन बिंदु मुख्य रूप से है, दोनों को अलग करने वाला जो क्षेत्र है वो है महान सीमा भ्रंश। तो मुख्य रूप से अरावली और विंध्याचल को ये अलग करता है, ठीक है ना। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक ग्रेट फॉल्ट मुख्य रूप से पाया जाता है। भारत में कई फॉल्ट आपको मिलते हैं, तो हिमालय में, शिवालिक के दक्षिण में, है ना, महान हिमालय, लघु हिमालय में, तो विस्तार से उसकी चर्चा अपन भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब उसकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है, अगला बिंदु है चलो जी, हाड़ौती का पठार। किसकी चर्चा अपने शुरू कर रखी है? हाड़ौती पठार। बेसिक जानकारी लेने के बाद में साथियों, इस हाड़ौती पठार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, यानी यह भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यदि अपन देखते हैं तो एक तो होता है इसका दक्कन ट्रेप और एक होता है विंध्यन कगार। पहला जो भाग है उसका नाम है विंध्यन कगार, जिसकी चर्चा, और दूसरा जो भाग इसका है उसका नाम है दक्कन का पठार, दक्कन ट्रेप, ठीक है। तो दो भाग इसके मुख्य रूप से है। यदि इसके अपन सवाई माधोपुर से उत्तर में लेकर के यहां से धौलपुर तक का इस भाग की अपन चर्चा करें, इस भाग का नाम है विंध्यन कगार, ठीक है। यह विंध्यन कगार है, सवाई माधोपुर से लेकर के। मुख्य रूप से इसका फैलाव यदि अपन देखेंगे तो किन किन जिलों में यह फैला हुआ है, तो इसका विस्तार विंध्यन कगार का यदि अपन देखेंगे तो सवाई माधोपुर से स्टार्ट हो जाता है। यह विंध्यन कगार का अग्रभाग जैसे कह सकते हैं, सवाई माधोपुर, उसके बाद में करौली और उसके बाद में धौलपुर, यहां तक यह मुख्य रूप से पहला भाग इसका फैला हुआ है। अभी चर्चा मैंने की थी जो विंध्यन कगार वाला भूभाग है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, यह है यहां बलुआ पत्थर खूब मिलता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, ठीक है ना। इस भाग में यदि अपवाह तंत्र की अपन बात करेंगे तो चंबल का अपवाह होता है यहाँ मुख्य रूप से, चंबल का प्रवाह यहाँ देखने को मिलता है। तो इस भाग में भी कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी का अपवाह है या प्रवाह इस भाग में होता है। इस भाग की यदि अपन औसत ऊंचाई अपन देख लेंगे मुख्य रूप से, तो औसत ऊंचाई इस प्रदेश की है वो 200 औसत ऊंचाई 210 मीटर के आसपास, 210 मीटर के आसपास पाई जाती है, 210 मीटर के आसपास पाई जाती है, समझिए। तो यह महत्वपूर्ण भाग है जो इसका कौन सा भाग है? विंध्यन कगार वाला क्षेत्र। दूसरा जो भाग है जिसको अपन कहते हैं दक्कन ट्रेप या दक्कन का पठार। आप देखो दक्कन ट्रेप की अपन बात करें दूसरा भाग इसका जो मुख्य रूप से है वो कौन सा है? दक्कन पठार। अब नाम भी दक्कन पठार है और ये मुख्य रूप से यदि सवाई माधोपुर वाला जो जिला है यहां से दक्षिण वाला ये पूरा का पूरा जो भाग है इसको अपन दूसरे भाग में शामिल करते हैं जिसको
दक्कन पठार कहा जाता है। याद रखिएगा, सवाई माधोपुर का दक्षिणी ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इस भाग में मुख्य रूप से शामिल है। अब इसका प्रसार यदि अपन देखेंगे कहाँ का है मेरे दोस्तों, तो विस्तार किन जिलों में हो गया, दक्कन पठार का विस्तार कहां कहां हो गया, अपन चलेंगे तो कोटा, महत्वपूर्ण कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। झालावाड़ इन 4 जिलों में मुख्य है। कुछ अंश चित्तौड़गढ़ में भी है, क्योंकि भैंसरोडगढ़ से निकल के ये पठार गुजरता है, ऊपरमाल का पठार, और बिजोलिया भीलवाड़ा ऊपरमाल का इसी को का विस्तार माना जाता है। इसका मतलब बिजोलिया भीलवाड़ा। अब कई राइटर इस बात को नहीं बताते, लेकिन बिजोलिया भीलवाड़ा ऊपरमाल जो है वो इसी का भाग माना जाता है। आदि जिलों में इसका विस्तार माना जाता है। ये जो भाग मुख्य रूप से है, यह औसत यदि देखें अपन, ये जो भाग है धरातल से 210 से 215 मीटर ऊंचा है। 210 से 215 मीटर ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई 210 से 215 मीटर मानी जाती है। ये जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो पठारी क्षेत्र है, दक्कन का पठार मुख्य रूप से, है ना, तो ये भाग किस सेल का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड सेल का हिस्सा है। इसके दक्षिण में मालवा का पठार है, यहाँ पे मालवा पठार है, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार मुख्य रूप से पाया जाता है। तो एक प्रकार से कहें तो मालवा के पठार का ही विस्तार ये माना जाता है। इस भाग की मिट्टी की बात करें कि यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान का ये जो भाग है, इस भाग में यही एक राजस्थान का भाग है जो मालवा पठार के नजदीक है। तो यहाँ मेरे दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा, जो आग्नेय सेलों से निर्मित होती है। आग्नेय सेलों से निर्मित काली मिट्टी, आग्नेय सेलों से निर्मित, इसको लावा निर्मित भी कहा जाता है, लावा निर्मित भी कहा जाता है। ठीक है, इस मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, रेगुर, है ना, और कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो बड़ी अच्छी मिट्टी, काली मिट्टी ये पाई जाती है, और आग्नेय सेलों का जनक सेल आग्नेय सेल इसकी है, चूर्ण मुख्य रूप से है ये, और लावा निर्मित मानी जाती है, क्योंकि आग्नेय सेल लावा से निर्मित है। प्राचीन समय में गोंडवाना सेल जो है उससे निर्मित ये प्रमुख मिट्टी मानी जाती है। तो यहाँ कपास बहुत अच्छी होती है। इस भाग में यदि अपन बात करें, किसकी बात कर रखी है अपन ने चालू, दक्कन के पठार की, तो इस भाग में फसलें कौन कौन सी हो जाती है। जब फसल की बात करें मेरे दोस्तों, तो यहाँ फसल के रूप में कौन सी फसलें प्रमुख होती है, तो यहाँ सबसे अच्छी फसल होती है कपास। काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसको रेगुर कहा जाता है। यहाँ बूंदी के अंदर गन्ना भी बोया जाता है, क्योंकि बूंदी राजस्थान का गन्ना उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे गेहूं भी लोग बोते हैं, यहाँ कुछ निम्न भागों में चावल भी बोया जाता है। चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे तंबाकू की खेती भी की जाती है, और यहाँ मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ वाला जो भाग है, वहां पे अफीम की खेती भी की जाती है। ठीक, अफीम की खेती भी की जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे अरहर, सोयाबीन आदि फसलें भी बोई जाती है। तो मुख्य रूप से ये प्रदेश है वो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए अच्छा है ना, बूंदी के अंदर गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है,
ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे तंबाकू और अफीम, चित्तौड़गढ़ वाला जो इलाका है यहाँ पे तंबाकू अफीम की अच्छी खेती की जाती है। तो ये फसलें मुख्य रूप से किस भाग में होती है? दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में होती है। यहाँ कुछ यहाँ की शिलाकृति में कुछ पहाड़ियां हैं मेरे दोस्तों। यहाँ कुछ पहाड़ियां भी पाई जाती है, और वो पहाड़ियां कौन सी है? दक्कन पठार। काफी बार आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे कुछ पहाड़ियां मुख्य रूप से पाई जाती है। यदि अपन देखते हैं कोटा और बूंदी वाला जो क्षेत्र है ना, तो बूंदी के अंदर यहाँ मुख्य रूप से कुछ पहाड़ियां इस रूप में फैली हुई है। इस पहाड़ियों को यदि मैं इनके ब्राउन कलर से दिखाऊं, तो यहाँ ये पहाड़ियां मुख्य रूप से फैली हुई है, ठीक है। और ये पहाड़ियां जो मुख्य रूप से है, इनको बोलते हैं बूंदी की पहाड़ी। बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां इनको कहा जाता है मुख्य रूप से, जो इस भाग में फैली हुई है, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक तो बूंदी की पहाड़ियां मुख्य रूप से पाई जाती है, एक झालावाड़ का पठार भी यहाँ पे मिलता है, और कोटा और झालावाड़ की सीमा पे मुकुंदरा की पहाड़ियां भी पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? बूंदी की पहाड़ियों की चर्चा करें। बूंदी की पहाड़ियां, कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर जो बूंदी की पहाड़ियां मुख्य रूप से है ना, उनकी दिशा कौन सी है? तो ये पहाड़ियां किस दिशा में मुख्य रूप से फैली हुई है? तो अपन देखें, ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से। आगे ये दिशा कौन सी होगी अपनी? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर लगभग, लगभग कितनी दूरी में? 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर लंबाई में फैली है, लंबाई में फैली है। इन पहाड़ियों की, बूंदी की जो पहाड़ियां मुख्य रूप से है, इनकी सबसे ऊंची चोटी मुख्य रूप से मेरे दोस्तों कौन सी है? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी बूंदी पहाड़ियों की कौन सी है? सत्तूर, सत्तूर चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 353 मीटर है, 353 मीटर, जिसकी औसत ऊंचाई है। तो महत्वपूर्ण यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? सत्तूर चोटी। तो याद रखिएगा, बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सत्तूर चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 353 मीटर मानी गई है, ठीक है ना। तो यह है बूंदी की पहाड़ियां मुख्य रूप से। या इन पहाड़ियों में कुछ दर्रे हैं मेरे दोस्तों, दर्रे, क्योंकि पहाड़ियां हैं तो क्योंकि उनको पार करने के लिए कुछ दर्रे आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे कुछ दर्रे मिलते हैं। बूंदी की पहाड़ियों में पूछ ले कि ये दर्रे कहाँ कहाँ पे है, तो एक तो रामगढ़ दर्रा मिलता है, लाखेरी बूंदी, जहां पे सीमेंट का सबसे पहला कारखाना स्थापित हुआ था, राजस्थान का लाखेरी बूंदी, ठीक है। तो लाखेरी दर्रा यहाँ पाया जाता है। एक खटखड़ दर्रा यहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से, और एक जेतावास दर्रा। ये चार प्रमुख दर्रे यहाँ मिलते हैं, रामगढ़, लाखेरी, खटखड़ और जेतावास। चार दर्रे बूंदी की पहाड़ियों में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी अपनी बूंदी की पहाड़ियां। इनकी आकृति कैसी है, इस तरह का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, बूंदी की पहाड़ियों की आकृति कैसी है? तो आकृति में ये कि बरखान आकार की है, बरखान टाइप की, इसका मतलब अर्धचंद्राकार,
अर्ध चंद्राकार और दो श्रेणी में मुख्य रूप से फैली हुई है, दो समांतर श्रेणी में फैली हुई है, दो समांतर श्रेणियों में। तो मुख्य रूप से दो समांतर श्रेणियों में यह फैली हुई है और अर्धचंद्राकार इनकी आकृति मानी जाती है। तो बूंदी की पहाड़ियां दक्कन के पठार में। उसके बाद में है अगली पहाड़ियां इस भाग में जो पाई जाती है वो कौन सी है? दक्कन पठार की चर्चा अपन कर रहे हैं। दूसरी प्रकार की पहाड़ियां मुख्य रूप से यहाँ कौन सी मिलती है? तो कोटा और बूंदी और झालावाड़ की तरफ अपन चलेंगे तो कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा झालावाड़ की सीमा पे है मुकुंदरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियां मेरे दोस्तों? मुकुंदरा की पहाड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियां ये भी है, ठीक है ना। और ये पहाड़ियां अपन इस रूप में फैली थी, ये इस रूप में फैली हुई है ना। कोटा और झालावाड़ की सीमा पर यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख पहाड़ियां हैं इस प्रकार से। कौन सी है? मुकुंदरा की पहाड़ी। कौन सी है? मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो ये कहाँ कहाँ फैली हुई है मुख्य रूप से? कोटा और झालावाड़ के, ठीक है। ये पहाड़ियां, लैपटॉप जिस तो नहीं हो गया ना, चलो चल रहा है। ये पहाड़ियां कोटा व झालावाड़ जिले, कोटा व झालावाड़ जिलों में लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में। कितनी लंबाई में मेरे दोस्तों? लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। एक बात, ठीक है। इनकी दिशा, अब देखो दिशा इनकी भी पूछ ली तो इनकी दिशा, कई बार अरावली की दिशा तो लगभग पूछते ही हैं कि अरावली किस दिशा की ओर फैली हुई है। तो अरावली की चर्चा अपन करते हैं तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व फैली हुई है, ठीक उसी प्रकार से बूंदी की पहाड़ियां फैली हुई है। लेकिन ये दिशा है इनकी ठीक विपरीत है, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां है ना, इनकी दिशा मुख्य रूप से किस ओर पाई जाती है? तो उत्तर पश्चिम से, उत्तर इस प्रकार से फैली हुई ना, दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है। ये दिशा आप जरूर याद रखना। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई की जब बात करते हैं ये कितनी ऊंची है, तो औसत ऊंचाई इनकी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 300 मीटर के आसपास। 300 मीटर औसत ऊंचाई इनकी मानी जाती है मुख्य रूप से। और ये कितनी लंबाई में मुख्य रूप से फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 120 किलोमीटर लंबाई में ये फैली हुई है, ठीक है ना। चलो आगे है अपन देखते हैं। एक यहाँ पे पठार मिलता है आपको, ठीक है। कौन सा? यहाँ झालावाड़ जिला अपना है, 12 झालावाड़। और झालावाड़ जिले में मुख्य रूप से यहाँ का जो पठारी क्षेत्र है, वो दक्कन का पठार का ही भाग है, झालावाड़ का पठार कहते हैं इसको। कौन सा पठार है? झालावाड़ का पठार मुख्य रूप से इस भाग में पाया जाता है। तो एक पठार भी और मिलता है इस भाग में, इसी का हिस्सा है झालावाड़ का पठार। तो यह है मालवा के पठार का ही विस्तार मान सकते हैं इसको। भाग झालावाड़ जिले में है, नाम ही झालावाड़ का पठार है, झालावाड़ में स्थित है, जो 450 मीटर औसत ऊंचा है।
ठीक है। और एक यहाँ की भाग आता है, ये कोटा बूंदी बारा वाला जो है, ये साहेबाद वाला जो क्षेत्र मुख्य रूप से है, साहेबाद। एक आता है साहेबाद उच्च भूमि, साहेबाद उच्च भूमि। तो ये साहेबाद में फैली हुई प्रमुख पठारी क्षेत्र अपन कह सकते हैं। साहेबाद का पठारी क्षेत्र मुख्य रूप से है साहेबाद उच्च भूमि, मुख्य रूप से कहां फैली हुई है, बारां जिले में। तो ये भी ध्यान रखना कि साहेबाद उच्च भूमि का विस्तार कहां है। साहेबाद बारां की जो है ना, बारां, तो ये भी इसी के बाद है। साहेबाद उच्च भूमि भी इसी पठार का, दक्षिण पठार का भाग है। तो ये था अपना हाड़ौती का पठार, ठीक है ना। शाहबाद उच्च भूमि मुख्य रूप से, और इसकी औसत ऊंचाई, शाहबाद उच्च भूमि है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर के आसपास में मानी गई, 300 मीटर। शाहबाद उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी मानी गई है, 300 मीटर के आसपास में। तो यह था अपना हाड़ौती का पठार, जिसकी विस्तार से अपन चर्चा की, जिसको मुख्य रूप से दो भाग बांटा, विंध्य कगार भूमि और दक्कन का पठार। किस मिट्टी से बना हुआ है, कौन सी फसलें होती है, कौन सी नदियां, चंबल और उसकी सहायक पार्वती, काली सिंध, परबंध, आहू, मेज नदियां मुख्य रूप से इस भाग में प्रवाहित होती है। इसके अलावा यह भाग है काली मिट्टी रेगुर से बना हुआ है। कपास मुख्य रूप से यहाँ बोई जाने वाली फसल है। काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है, जिसको रेगुर भी कहा जाता है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। विंध्य कगार भूमि है वो सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर तक फैली हुई है। मुख्य रूप से इसका पठार उपरमाल के पठार तक इसको माना जाता है, यानी बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैंसरोड, चित्तौड़गढ़ तक इस पठार को विस्तृत माना जाता है। यदि अपन देखें तो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की भूमि वाला जो पठारी क्षेत्र है वो भी इसी का भाग है। ये पूरा पठारी प्रदेश है, मुख्य रूप से किसका विस्तार माना जाता है, विंध्य कगार का विस्तार माना जाता है। विंध्य कगार का ही सब मालवा का पठार है, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। मालवा के पठार का ही विस्तार ही इस हाड़ौती के पठार को माना जाता है। इसका शीर्ष मुख्य रूप से पूर्व के अंदर इसका विस्तार कहां तक है, तो यहाँ एक पठारी क्षेत्र मिलता है, बुंदेलखंड का पठार, मध्य प्रदेश के अंदर है बुंदेलखंड का पठार। तो यहाँ तक इसका विस्तार है। पश्चिम में अरावली की श्रेणी यहाँ पाई जाती है, और पूर्व का मैदान जो है, तो पूर्व के मैदान तक इससे का विस्तार पश्चिम में पाया जाता है। तो विस्तार से अपन ने चर्चा की किसकी, हाड़ौती के पठार की। इसके साथ ही राजस्थान के संपूर्ण भौतिक प्रदेश है उस पर बारीकी से अपन ने चर्चा की है। कंप्लीट हो जाते हैं। अब फिर मिलेंगे राजस्थान के अगले टॉपिक में, जो होगा राजस्थान का, जैसे अपवा तंत्र की बात करेंगे, यहाँ की वनस्पतियों की बात करते हैं, टॉपिक देख के बात करते हैं, इस टॉपिक की अपन चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वा क्लासेस से जुड़ने के लिए सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपना सर्वा क्लासेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे दोस्तों।